पूरे वर्ल्ड में एक टाइम था जब ऑलमोस्ट सभी लोग किंगडम्स एंड एम्पायर्स में रहते थे, है ना। इवन इंडिया में भी राज्य था, इंडिया में भी किंग्स हुआ करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब यूरोप के लोगों को लगा कि अब ना हमें नहीं रहना है राजा के सब्जेक्ट्स बनके, हमें नहीं रहना है राजा की प्रजा बनके, बल्कि अब हमें नेशंस के सिटीजन्स बनना है। हमें एक ऐसी कंट्री के सिटीजन बनना है जहां पर हमारे पास भी अधिकार हो। और इसी चीज के लिए उन लोगों ने लड़ाई शुरू करी, उन लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया। एंड हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमें उन्हीं लड़ाइयों के बारे में बताता है जो यूरोप के लोगों ने लड़ी, ताकि वो अब किंगडम्स और एम्पायर्स को खत्म करके एक नेशंस, एक कंट्री में रह पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम है राधिका बुद्धि राजा और मैं हूं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर। आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूं इस चैप्टर को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर को, जिसको पहली बार पढ़ के एक बार तो हर बच्चे का दिमाग चकरा जाता है। बट आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस मेन वर्ड को, दैट इज नेशनलिज्म। हमारा जो वर्ड है नेशनलिज्म, वो बार बार हमारी हिस्ट्री में यूज होगा, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, लास्ट चैप्टर में, हर जगह ये वर्ड यूज होगा। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, आज जब भी हम कोई ऐसा देश प्रेम का गाना सुनते हैं, हम देखते हैं कि भाई किसी के पांव के नीचे हमारी कंट्री का झंडा आ रहा है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, राइट। अगर हम कोई ऐसे मूवी देखते हैं जो कि आर्मी के ऊपर बेस्ड है, तो हमें देश के लिए एक प्रेम की भावना जाग उठती है, राइट। तो वही जो देश प्रेम की फीलिंग होती है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। और हर व्यक्ति के मन में, ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए एक देश प्रेम की भावना होती है। और वही देश प्रेम की भावना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों में कैसे जागी। बट हाँ, इस चैप्टर में इतना ट्विस्ट है कि आज हमारे मन में देश प्रेम की भावना इसलिए है क्योंकि हमारे पास देश है, राइट, हमारे पास हमारी कंट्री है। बट यूरोप के लोगों के मन में जब ये देश प्रेम की भावना जागी, तो इनके देश नहीं थे, अभी ये लोग देश में नहीं रह रहे थे, बट फिर भी इन्होंने इस फीलिंग को अपने अंदर कैसे जगाया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो गाइस, कहानी शुरू होती है फ्रांस से। हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही टाइम से जो हमारे फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे ताकि वो फ्रांस के लोगों में एक देश प्रेम की भावना जगा पाए। आइए समझते हैं इसको। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो बहुत शुरुआत से ही, बहुत इनिशियल स्टार्टिंग से ही फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स, बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे जिससे वो लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग है वो जगा पाए। लोगों के मन में एक ये फीलिंग जगा पाए कि वो एक देश के लोग हैं, वो किसी अलग अलग एरियाज में रहने वाले लोग नहीं हैं, इनको आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि एकजुट होकर साथ में रहना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उन तरीकों के बारे में जो इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा अपनाए गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है हमारा आइडियाज ऑफ ला पात्री एंड ले सिटिजन। द आइडियाज ऑफ ला पात्री, द फादरलैंड, एंड ले सिटिजन, द सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो सबसे पहले फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने लोगों के मन में एक आइडिया डाला। वो आइडिया था ला पात्री एंड ले सिटोयन। लोगों के मन में ये भावना जगाई कि जहां तुम रह रहे हो, ये तुम्हारी फादरलैंड है, ये तुम्हारी पितृभूमि है, और पितृभूमि पर तो हर बच्चे का अधिकार होता है, राइट। तो इस ला पात्री और ला सिटोयन के आइडिया से इन लोगों ने, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, लोगों के मन में एक यूनाइटेड कम्युनिटी, एक साथ होने की भावना को जगाई, ताकि लोगों को रियलाइज हो कि हम सबकी ये पितृभूमि है एंड वी ऑल हैव इक्वल राइट्स इन दिस कंट्री, राइट। देखो, आज अगर आप हमारी कंट्री में देखो, भाई अपने जो भाई भी होते हैं ना, 4 भाई होते हैं, अपने पापा की जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पापा की जमीन पर हमारा अधिकार है। तो सेम जो बात है ये यहाँ पर डालने की कोशिश की गई थी फ्रांस के लोगों के माइंड में कि दिस फ्रांस इज योर फादरलैंड। ये किसी एक इंसान की कंट्री नहीं है, ये हम सबकी फादरलैंड है, और हम सबको इस पर अधिकार मिलने चाहिए, राइट। बढ़िया तरीका है ना। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड तरीके की तरफ। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। अब देखो, राजा जो है अपना एक झंडा रखता था, ठीक है, राजा का झंडा था रॉयल स्टैंडर्ड।
अब इन्होंने कहा कि भाई जब हम अपनी कंट्री बनाएंगे तो हम अपनी पावर राजा से कम थोड़ी रखेंगे, हम कंट्री के सभी लोगों के पास हमारी पावर है और हम दिखाएंगे कि हम राजा से इक्वल है, कोई राजा हमसे ज्यादा सुप्रीम नहीं है। तो जैसे राजा के पास अपना फ्लैग एक रॉयल स्टैंडर्ड होता था, ऐसे ही फ्रांस के लोगों ने अपना ट्राई कलर भी डिजाइन किया, अपना झंडा भी डिजाइन किया। वैसे आपको पता है मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि स्कूल के बच्चों को ना 4 हाउसेस में बांट दिया जाता था और सबकी फिर ऐसे हाउस वाइज डे की टी शर्ट होती थी कि आपको वेंसडे और फ्राइडे को डालनी है। तो मेरे यहाँ पे तो गांधी, इंदिरा, नेहरू, टैगोर करके 4 हाउसेस थे। क्या आपके स्कूल में भी मतलब है क्या ऐसे हाउसेस का डिवीजन, और फिर उनके नेम्स अलग अलग होते हैं शायद सभी स्कूल्स में, है ना? मेरे यहाँ पे इंदिरा, गांधी, नेहरू, टैगोर था। आपके यहाँ पे क्या नाम है हाउसेस का, जरा बताओ। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना फ्रेंच फ्लैग डिजाइन करा, ट्राई कलर, जो कि रॉयल स्टैंडर्ड को राजा के द्वारा बनाए गए झंडे को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने डिजाइन किया। इनका थर्ड तरीका क्या था देखते हैं। ठीक है, थर्ड तरीका क्या था? द एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब भाई फ्रांस में, जब से फ्रांस में फ्यूडलिज्म खत्म हुआ था, तब से यहाँ पर एक एस्टेट्स जनरल का सिस्टम चलता था। एस्टेट्स जनरल एक ऐसी बॉडी होती थी जहां पर तीनों एस्टेट्स के नोबिलिटी, क्लर्जी, पीजेंट्स और साथ में राजा मिलते थे और कंट्री के लिए डिसीजन लिया करते थे। बट ये जो लोग होते थे, जो मिलते थे, ये ना इलेक्टेड नहीं होते थे। एक तो इलेक्टेड नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि जो भी ज्यादा पावरफुल है वो इसका पार्ट बन जाएगा इस मीटिंग का। दूसरी चीज, ये एस्टेट्स जनरल की मीटिंग रेगुलरली होती ही नहीं थी। राजा जब मन करेगा तब इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाएगा और ऑलमोस्ट 200 सालों तक तो इसकी मीटिंग बुलाई भी नहीं थी। तो यानी कि एस्टेट्स जनरल एक नाम की इंपॉर्टेंट बॉडी थी, बट एक्चुअल में इतनी फायदेमंद नहीं थी। तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, इस एस्टेट्स जनरल को कहा कि अब एस्टेट्स जनरल के जो लोग होंगे वो इलेक्टेड आएंगे। कैसे इलेक्टेड आएंगे? बाय एक्टिव सिटीजन्स। हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं। वो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं मेन, आदमी जो कि 25 इयर्स ऑफ एज से अबव होते थे और टैक्सेस पे किया करते थे, है ना? तो वो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे अब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और साथ ही में इस एस्टेट जनरल का नाम बदलकर कर दिया नेशनल असेंबली, ताकि अब कंट्री के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लोग मिलकर खुद से ले पाए। ठीक है, ये था इनका तीसरा तरीका जो इन्होंने अपनाया फ्रांस के लोगों को एक फीलिंग दिलाने के लिए दैट यू आर पार्ट ऑफ अ कंट्री। फोर्थ तरीका क्या है? न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टिस कोमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब देखो, चलो बाकी सारी फॉर्मल चीजें चलती रहेंगी, दैट इज ओके, बट एक इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, राइट? अगर हमें किसी को भी अपनी साइड करना है, अपनी तरफ करना है, तो यार दिल से दिल का रिश्ता इज इम्पोर्टेंट, है ना? किसी को इमोशनली कंट्रोल करना जितना मुश्किल है ना, उतना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। शायद मार पीट के तो तुम किसी को चुप करवा सकते हो, बट अगर तुमने किसी के ऊपर इमोशनल कंट्रोल कर लिया ना, तो वो इंसान पूरी जिंदगी तुम्हारी मानेगा, है ना? तो इन्होंने भी इमोशनल कंट्रोल किया लोगों के ऊपर कि न्यू हिम्स बनाए, हिम्स यानी देश प्रेम के गाने बनाए, ठीक है? ओथ लेना शुरू किया, है ना? ऐसे प्लेज लेना शुरू किया कि हम अपनी देश की रक्षा करेंगे, राइट? लोगों के दिमाग में डाला दैट हम एक कंट्री के पार्ट है और हमें इसको जो है इसके लिए मेहनत करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्टिर्स वर कोमेमोरेटेड, जिन लोगों ने फ्रांस के लिए जान गंवाई थी उनको याद किया। इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाना है ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, कितना इमोशनल गाना है, उसको सुनकर ही किसी को भी देश के लिए प्यार आ जाए, राइट? तो इन्होंने भी अपने मार्टिर्स को, जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनको याद किया ताकि सब लोग जो है एक नेशन वाली फीलिंग ले पाए दैट वी आर पार्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट तरीके पे आते हैं। A centralized administrative system was put up in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. अब क्या है यार, फ्रांस में ना एक थोड़ा सा इशू ये था कि फ्रांस जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, तो हर जगह अलग अलग सिस्टम चलता था। फ्रांस ही था बट सिस्टम अलग अलग चल रहा है फ्रांस के अंदर, तो लोगों को ना एक फीलिंग नहीं आती थी दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि देखो, अगर आप हरियाणा से पंजाब में जा रहे हो, ठीक है, और आपको अलग रूल फॉलो करना है, या आप हरियाणा से कर्नाटका में जा रहे हो और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक ही कंट्री का पार्ट हो, है ना? तो इन लोगों ने भी क्या किया कि इन लोगों ने ना एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया।
एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी कंट्री में एक जैसा चले, ताकि लोगों को फील हो पाए कि हाँ हम एक ही कंट्री के पार्ट है। उनको ऐसा ना लगे कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं तो उनको ऐसा लगा कि भाई हम तो अलग ही किसी प्लेनेट पे आ गए हैं, है ना। तो इन्होंने लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाने के लिए कि तुम एक ही कंट्री का पार्ट हो, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी स्टार्ट किया, जहां पर यूनिफॉर्म लॉज थे सभी सिटीजन्स के लिए, हर इंसान के लिए सेम लॉज थे जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, सो दैट दे कैन फील दे आर पार्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, चलिए 6 इन्होंने क्या किया देख लेते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अब एक और चीज जो फ्रांस में होती थी कि जब आपको फ्रांस के अंडर ही, आप फ्रांस में ही हो बट एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी। आज के टाइम पर हम कस्टम ड्यूटीज तब पे करते हैं जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां से कुछ सामान लेके आते हैं या यहाँ का सामान कुछ वहां लेके जाते हैं, और फिर हमें फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम अब अपने देश से निकलकर बाहर सामान लेकर जा रहे हैं, राइट। तो कस्टम ड्यूटीज वो होती हैं जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो आपको पे करनी पड़ती है। बट फ्रांस में पहले क्या होता था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होती थी, इंटरनल कस्टम टैक्सेस होते थे कि आप फ्रांस में ही हो बट एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाने में आपको टैक्स पे करना है, तो वहां पर भी लोगों को यूनिटी की फील नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वो सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। और साथ ही में एक यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया कि जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, जैसे कि आप कैसे किसी चीज का वजन माप रहे हो, कैसे किसी चीज की लेंथ माप रहे हो, वो पूरे फ्रांस में सेम कर दी कि अगर एक जगह पर मेजरमेंट केजी में हो रही है, किलोग्राम में हो रही है, तो पूरे फ्रांस में ही किलोग्राम में हो। ऐसा ना हो कि कोई मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहा है तो उसका भैया भयंकर सरदर्द हो गया कि यहाँ पे मेजरमेंट का तरीका अलग है, वहां अलग है। नहीं, हर जगह इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स कर दिया, ताकि जो बिजनेसमैन भी हैं, जो ट्रेडर्स भी हैं, उनको भी अपना काम करने में आसानी हो फ्रांस में, और फिर उनको अपने देश के ऊपर प्यार आए कि यार कितना मजा आ रहा है बिजनेस करने में, कोई कठिनाई नहीं हो रही है ना। तो इन लोगों ने ये तरीका भी अपनाया। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिन्होंने अपनाया, देखो हमारी कंट्री में आज भी लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई होती है। जरा देखो न्यूज़पेपर खोल के, कभी मराठी, कभी कन्नड़, कभी हिंदी, लोग लड़े जा रहे हैं। बट फ्रांस के लोगों ने इस प्रॉब्लम को बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया, और फ्रांस को, जिस तरीके से फ्रांस जो है पेरिस में बोली जाती थी, ठीक है, फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब इन्होंने कहा कि जो हर जगह हर एरिया में अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जा रही है, अपने अपने तरीके से फ्रेंच को बोला जा रहा है, प्लीज उसको डिस्करेज करो, उसको खत्म करो। बट जो एक स्टैंडर्ड फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे कि पेरिस में बोली जाती है, उसको हम अपने नेशन की लैंग्वेज बनाएंगे, ताकि लोगों को फील हो कि हाँ हमारी एक ही भाषा है, हम एक ही देश के लोग हैं, राइट। तो ये सारे हथकंडे अपनाए थे हमारे फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने, ताकि लोगों को फील हो पाए कि वो एक कंट्री का पार्ट है और वो अपनी कंट्री के लिए जो है मेहनत करे और उसके लिए लड़े। इतना क्लियर है आप सभी को? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है फ्रांस के लिए, इट मींस दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, और तो किसी ने फ्रांस के लिए मेहनत की ही नहीं है। बट गाइज ऐसा नहीं है, हमारे एक और ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, एंड दैट पर्सन वाज नेपोलियन। अब देखो नेपोलियन जो है 1804 में राजा बने थे, ठीक है, 1804 में इन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया था फ्रांस का। और जब ये इन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित किया फ्रांस का, इट मींस फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और मोनार्की दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन जब इन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित किया फ्रांस का, तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस फ्रांस के लिए लेकर आए, ठीक है, चाहे ये राजा थे बट इन्होंने
अपनी कंट्री के लिए पूरी मेहनत की, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस लेकर आई है फ्रांस के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के अंडर, कि नेपोलियन ने जब अपने आप को एम्परर घोषित किया था तो वो क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे फ्रांस के लिए, उनके पॉइंट्स को हम किसके अंडर पढ़ते हैं, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। जो मतलब होता है ना कोड, यहाँ पे कोड का मतलब ही रूल्स रेगुलेशंस होता है, ठीक है, कि अगर आपने कभी सुना हो हमारी कंट्री में कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मींस हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो नेपोलियन के जो कुछ रूल्स हैं जो नेपोलियन लेकर आए थे फ्रांस के लिए, नाउ वी हैव टू स्टडी, और हमें रियलाइज होगा कि भैया भाई ने ना बहुत बढ़िया बढ़िया चेंजेस करे थे अपनी कंट्री के लिए, सोचा था कि फ्रांस को एकदम टॉप पे लेकर जाऊंगा, ठीक है, यार का नाम चले, राइट। चलो पढ़ते हैं नेपोलियनिक कोड के कुछ पॉइंट्स के क्या नेपोलियन चेंजेस लेकर आए थे। He removed all privileges based on birth। सबसे पहले तो देखो, जब हमारा फ्यूडलिज्म वगैरह का सिस्टम चलता था फ्रांस में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी, जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी थे, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए थे, उनके पास जमीन होती थी, उनको टैक्स पे करना नहीं होता था, उनको सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलती थी। बट ये जो सारे फायदे नोबल्स को, क्लर्जी को बर्थ के बेसिस पर मिले हुए थे, वो सारे नेपोलियन ने खत्म, टाटा बाय बाय कर दिए। तो यानी कि कॉमन पीपल की तो हो गई बल्ले बल्ले, है ना जी, राइट। फिर आया एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब इक्वल है, ये बात भी नेपोलियन ने स्टार्ट करी फ्रांस में। आपने देखा होगा वैसे इंडिया की कोर्ट में ऐसा होता है कि जो वो कानून वाली लेडी होती है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तो लोगों को लगता है कि पट्टी बंधने का मतलब होता है कानून अंधा है, कानून को कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में पट्टी बंधने का मतलब होता है कि जो हमारा कानून है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो तराजू में तोल रहा है, जो भारी है भारी है, जो हल्का है हल्का है, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये मतलब होता है उसका कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसने स्टार्ट कर दिया, नेपोलियन ने। अपार्ट फ्रॉम दैट ही सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। भाई राइट टू प्रॉपर्टी, आहा, आज के टाइम पे हर एक का एक सपना होता है कि भाई अपना घर होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि इंडिया में प्रॉपर्टी करोड़ों की हो गई है कि वो सपना ऑलमोस्ट सभी लोगों का, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों का सपना ही रह जाएगा, आई नो, बट प्रॉपर्टी होने का अधिकार में मजे तो आते हैं। सोचो तुम्हारा घर की चाबी कोई तुम्हें पकड़वा रहा है, लेकिन आपको पता है फ्रांस में तो लोगों के पास पहले ये अधिकार था ही नहीं। चाहे पीजेंट्स जितने अमीर थे, जितना पैसा था उनके पास, उनको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं था, उनको नोबल्स की जमीन पर ही काम करना पड़ता था और नोबल्स को किराया देना पड़ता था। बट हमारे नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार भी लोगों को दे दिया, जिससे फिर से कॉमन पीपल की हो गई क्या, बल्ले बल्ले, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेंजेस तो ये लेकर आए नेपोलियन, राइट। सेकंड क्या किया नेपोलियन ने, देखो अब नेपोलियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस के लिए काम कर रहा है, नहीं, जो आसपास की जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी है नेपोलियन ने, जहां पर कब्जा किया है, उसके लिए भी अच्छे चेंजेस लेकर आया है। भाई सोचता सबकी है, ठीक है, दिल का साफ था समझो। This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and in Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. तो नेपोलियन ने जो एरियाज को कंट्रोल किया हुआ था, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहां पर भी अच्छे चेंजेस लेकर आया नेपोलियन, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को वहां सिंप्लीफाई कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो भी आपके सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ना जाने कितने हमारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, राइट, और हम कितने चक्कर काटने पड़ते हैं हमें उसके लिए, है ना। वैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है तो मजे आने लग गए हैं, बट पहले कितने चक्कर काटने पड़ते थे और फिर रिश्वत देनी पड़ती थी। बट नेपोलियन ने इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया और साथ ही में फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है कि वही कि पीजेंट्स कोई जमीन नहीं ले पाएंगे, उनको हमेशा नोबिलिटी की जमीन पर काम करना है, उनको टैक्स देना है, उनके लिए फ्री का काम करना है, ये हमारा फ्यूडल सिस्टम होता था, जिसमें जो राजा है वो टॉप पर होता था और सारी एंजॉयमेंट क्लर्जी यानी कि चर्च के लोग और नोबिलिटी करते थे और सारा सहना किसको पड़ता था, पीजेंट्स को पड़ता था। तो वो फ्यूडल सिस्टम भी जो है नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। And what else did Napoleon did? He freed the peasants from serfdom and manorial dues. अब serfdom का मतलब क्या है कि हमारे जो फ्रांस में जो peasants होते थे ना बेटा, वो ना दो तरीके के होते थे, एक होते थे फ्री पीजेंट्स और एक होते थे अनफ्री पीजेंट्स। अब ये जो अनफ्री पीजेंट्स है
बेसिकली ये फुल टाइम सर्वेंट्स होते थे नोबल्स के। फुल टाइम सर्वेंट्स ऐसे कि आपको शादी भी सामने वाले से पूछकर करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी स्लेवरी एक तरीके से। तो वो जो सर्फडम थी पीजेंट्स की, उसको सारा फ्री कर दिया लोगों को कि आप तुम किसी के सर्फ नहीं हो, तुम किसी के स्लेव नहीं हो, और जो भी उन पर मेनोरियल ड्यूज थे, जो भी उनके ऊपर कर्जा था, उन सबसे भी सारे पीजेंट्स को मुक्त कर दिया। यानी कि कॉमन पीपल तो बहुत एंजॉय कर रहे थे नेपोलियन के रूल में, है ना। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं ना, इनको ग्रुप बनाना बड़ा मजा आता है, क्योंकि भाई बिजनेस के लोग 4-5 लोग बैठेंगे रात को, मीटिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। तो गिल्ड्स बनाना मर्चेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देन दे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस, राइट। तो पहले जो हमारे मर्चेंट्स हुआ करते थे, इनको ये गिल्ड्स, इनको ये ग्रुप्स बनाना अलाउड नहीं था। बट नेपोलियन ने मर्चेंट्स की भी बल्ले बल्ले करवा दी कि जाओ तुम अपने गिल्ड्स बनाओ, तुम अपने जो है ग्रुप्स बनाओ, और अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो साथ मिलकर लो। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ठीक है जी, देख रहे हो भैया हमारी चुड़ैल जी जा रही हैं झाड़ू पे, इनके तो मुझे नहीं लगता रास्ते में कोई रुकावट आती होगी, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, मस्त झाड़ू उठाती हैं और चल पड़ती है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी रोड्स बनाई, अच्छी अच्छी हाईवे बनाई, बेटर लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बेटर इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आसानी आ पाए। तो पूरी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब अपने एम्पायर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नेपोलियन ने बहुत ज्यादा मेहनत तो करी। पर भैया के साथ दुखद बात यह हुई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे जो नेपोलियन है, बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली हार जाते हैं 1815 में। ठीक है, इनको ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं, याद रखना, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज इनको मिलकर जो है हरा देती है बैटल ऑफ वाटरलू में, और नेपोलियन को भेज दिया जाता है आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना में। ठीक है, उनको निकाल दिया जाता है फ्रांस से, और फिर कुछ सालों बाद उनकी हो जाती है डेथ। अब देखो, नेपोलियन को तो हरा दिया गया है, इट मींस नेपोलियन की कहानी हो गई है खत्म। बट अब यूरोप का क्या, क्योंकि मेजर पावर यूरोप में तो नेपोलियन ही था, सब कुछ नेपोलियन ही कंट्रोल कर रहा था। तो अब जब नेपोलियन को हरा दिया गया, तो जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उन लोगों ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में डिसाइड किया यूरोप का फ्यूचर, कि भाई अब आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो, in 1815 the representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna and drew up a settlement for the Europe. अब हमारी जो ये 4 मेजर पावर्स थी यूरोप की, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, अब इन चारों ने एक मीटिंग रखी। कहां पर रखी मीटिंग? वीना में। वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। यहां पर इन्होंने मीटिंग रखी और ये डिसीजन लिया कि अब जो है यूरोप का फ्यूचर क्या होना चाहिए। अब भाई मीटिंग में अगर ये 4 बड़ी बड़ी कंट्री के लोग मिल रहे हैं, तो चाय पानी की व्यवस्था तो चाहिए, और वो जो चाय पानी की जो व्यवस्था थी, ठीक है, जो एक कांग्रेस को जो होस्ट किया था, इस मीटिंग को जो होस्ट किया था, वो किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। देख लो भैया को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस मीटिंग को होस्ट किया, सारे अरेंजमेंट किए, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मिले, और इन्होंने डिसीजन लिया कि अब यूरोप का क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो इनकी मीटिंग थी, जो भी इनके डिसीजंस थे, उसका मेन एजेंडा क्या था। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक बात होती है कि हाँ, इस बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे, है ना जी, राइट। तो इनका जो मेन एजेंडा था, जो मेन इन्होंने दिमाग में रख रखा था, उस बात को समझते हैं। द डेलीगेट्स ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। तो जब जो भी ये डिसीजन ले रहे थे, उनका जो इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो भी चेंजेस यूरोप में आए हैं नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान, या फिर जो नेपोलियन चेंजेस लेकर आया है यूरोप में, उन सबको हमको अंडू करना है। अंडू मतलब यानी कि रिवर्स गेयर लगाना है उनपे, कि जैसा सब कुछ पहले था, सब कुछ वैसा हो जाए। और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पुराने तौर तरीकों पर वापस जाता है, कि जैसे चीजें हमारे टाइम में थी, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जर्वेटिव्स कहते हैं। अब कभी तुम्हारे कोई दादा दादी कोई पुरानी बात करे ना, एकदम ऐसे
बहुत पुरानी टाइप की, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं ना, कि जिसका प्रेजेंट टाइम से लेना देना नहीं है, तो बोल देना कि भैया ये तो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, ये तो पुरानी सोच है। तो ये लोग अब गए कंजर्वेटिज्म पे वापस, कि जैसा सब कुछ पहले चल रहा था अब हम वापस सब कुछ वैसा करने वाले हैं। तो क्या क्या डिसीजंस इन्होंने लिए इस ट्रीटी ऑफ वीना में? ट्रीटी ऑफ वीना का मतलब है जो जो इन्होंने साइन किए चीजें, है ना, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स बने कि ये डिसीजन लिए जाएंगे, उसको जब इन्होंने साइन किया तो उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वीना। समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वीना में क्या क्या बातें लिखी गई थी यूरोप के लिए, जो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया ने डिसाइड की थी, ठीक है। चलो, सबसे पहले इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। सबसे पहले तो इन्होंने फ्रांस को साइड लगाया कि भाई फ्रांस पहले तो तू संभल जा, ठीक है, क्योंकि जिस बर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हटा दिया गया था, याद है, लुई 16 था, उसको फिर बाद में जो है वो कर दिया गया था, गुलिटिन, है ना, उसको भैया को खत्म कर दिया गया था, राइट। तो वो जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको दोबारा से फ्रांस में लाया गया कि आ भाई अपना तू फ्रांस को संभाल, हमारा तो सरदर्द कर दिया फ्रांस ने, ठीक है। इसके अलावा जो भी वो टेरिटरीज, जो भी एरियाज फ्रांस ने एक्वायर किए थे, फ्रांस ने जीते थे नेपोलियन के अंडर, वो सारे एरियाज फ्रांस से वापस ले लिए गए। यानी कि फ्रांस के आसपास के एरियाज जिसकी वजह से फ्रांस बहुत ज्यादा पावरफुल बना था, वो सारे आसपास के एरियाज फ्रांस से ले लिए गए वापस। यानी कि फ्रांस की तो इन्होंने सबसे पहले सेटलमेंट की, क्योंकि मेन जो डर था वो तो फ्रांस से ही था ना। और ये जो फ्रांस का जो खौफ था ना, ये बहुत डीप था भाई इन लोगों के अंदर, बिल्कुल अंदर से इनकी ऐसे जो आत्मा है ना तिलमिला गई थी। इसलिए इन्होंने सारे डिसीजन ऐसे लिए कि फ्रांस की सबसे पहले पावर कम की जाए, सबसे पहले तो फ्रांस की जो है सेटलमेंट की जाए कि भाई तू आज मिल पहले हमसे, तुम्हारे सेटलमेंट करे, तुम्हारे चक्कर में ही पूरे यूरोप में जो है तहलका मचा हुआ है, राइट। सो a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी, जो फ्रांस के आसपास के एरियाज थे, वहां पर इन्होंने ना इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी टेरिटरीज बना दी, वहां पर इंपॉर्टेंट बड़े बड़े किंगडम्स बना दिए, ताकि अगर फ्रांस में दोबारा से कोई खुराफाती राजा आए नेपोलियन जैसा, तो पहले उसको इस बड़े बड़े किंगडम से लड़ना पड़े, है ना। इससे पहले कि पहले ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया पे अटैक करे, पहले फ्रांस को अपने आसपास के नेबरिंग एरिया से लड़ना पड़े और तब हम पर आए, ठीक है। होता है ना कि तुम्हें अगर यहां से जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जाना होगा, है ना। तो इन्होंने कहा फ्रांस, हम तेरे आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज बना देते हैं, पहले तो इनकी लाशों से गुजर फिर हमारे तक आई हो, ठीक है। अब वो कौन कौन से बड़े बड़े किंगडम्स हैं? दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। ये देखो, ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। फ्रांस की यहाँ पे बाउंड्री पे इन्होंने नीदरलैंड और बेल्जियम बना दिया, बेल्जियम को जबरदस्ती नीदरलैंड का पार्ट बना दिया। और साथ ही में यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन्होंने जेनोवा को जो है पीडमोंट में मिला दिया और यहाँ पर एक बड़ा किंगडम सेटअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नीदरलैंड और बेल्जियम और यहाँ पे हो गया पीडमोंट और जेनोवा का एक बड़ा किंगडम, राइट। थर्ड, इन्होंने क्या किया, प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। अब प्रूशिया को देख लेते हैं। प्रूशिया को इन्होंने जो है यहाँ पर वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे इंपॉर्टेंट टेरिटरी दे दी, यानी कि प्रूशिया को भी एक बड़ा किंगडम बना दिया कि भाई अब तो नेपोलियन तो है नहीं, तो मस्त एंजॉय करो, ज्यादा एरिया अपने अंडर लेके आओ। तो इन्होंने प्रूशिया को एक बड़ा किंगडम बना दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रियन एम्पायर को जो है नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया और ऑस्ट्रिया को भी एक बड़ा एम्पायर बना दिया, ठीक है जी। फिर But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched। अब नेपोलियन जिस समय पर रूल कर रहा था उसने जर्मनी में 39 स्टेट्स का ग्रुप बनाया था। बट उन 39 स्टेट्स के ग्रुप में क्या होता था कि जो सारा काम है वो मिल बांट के ठीक से चल रहा था, राइट। अब लेकिन इन्होंने इस जर्मन कॉन्फेडरेशन को टच नहीं किया। आप कहोगे कि मैम जब इतने सारे चेंजेस ये लोग लेकर आ ही रहे हैं, नेपोलियन के जाने का पूरा फायदा उठा ही रहे हैं, तो इन्होंने जर्मन की ये 39 स्टेट्स को क्यों नहीं टच किया? तो उसका रीजन ये था कि भाई देखो, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया अब ये नए नए जीते हैं, अब इनको ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि दूसरों के पछड़े में पड़े। बेचारे ऑलरेडी नेपोलियन को बहुत ज्यादा बुरी तरह सह के आए हैं, है ना, इतने टाइम तक उससे वॉर किया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जर्मनी तू अपनी 39 स्टेट्स को अपने पास रख, हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, हमें बस अपनी पावर को इंक्रीज करना है। तो इन्होंने इस 39 स्टेट्स को जो है अनटच रखा, इसको ज्यादा छेड़ा छुड़ा नहीं कि हमें अपने से मतलब है, दूसरों के पछड़ों में क्यों पड़ना।
इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ सेक्सोनी। अब रशिया भी इंपॉर्टेंट पावर थी, तो इन्होंने क्या किया, रशिया को जो है यहाँ पर पोलैंड का पार्ट दे दिया, ठीक है, रशिया को इन्होंने पोलैंड का पार्ट दे दिया, ठीक है, पोलैंड तो बेचारा लड़ता ही रहता था कि रशिया ने हमें जबरदस्ती कंट्रोल किया है, और साथ ही में प्रूशिया को जो है सेक्सोनी का पार्ट दे दिया ताकि प्रूशिया भी जो है एक बड़ा एम्पायर बन जाए। तो मतलब इन्होंने जो है नेपोलियन के जाने का बहुत अच्छा फायदा उठाया, सबने अपने किंगडम्स को बड़ा बड़ा कर लिया और फ्रांस के आसपास भी बड़े बड़े किंगडम सेटअप कर दिए ताकि फ्रांस का कोई भी खुराफाती राजा अब इन तक ना पहुंच पाए। देखो यहाँ पर इनको लगा कि सब कुछ सेटल हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया है यूरोप में, लेकिन जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ना पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था, और एक ऐसा रीजन था, एक ऐसी कंट्री थी जो इतना इंस्पायर हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि उसने भी अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन कर दिया है ना, कि पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो क्यों ना मैं भी अपनी कंट्री में माचिस सुलगाई लूं, है ना। तो इसका हुआ क्या, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इसका पूरा पूरा फायदा जो है आसपास की कंट्रीज ने उठाया, पूरी इंस्पिरेशन ली फ्रांस से। और वो भैया कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले, जिसके यहाँ पर तहलका मचा, जो इंस्पायर हो गई फ्रांस के रेवोल्यूशन से और आसपास के एरिया से, तो भाई उस कंट्री का नाम है ग्रीस, ठीक है। आज के टाइम पर जो आपको देखने को मिलता है ग्रीस को बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी जो भी यूरोप में हो रहा था उससे। बट करना क्या था यार ग्रीस के लोगों को, इनको क्या मतलब ऐसी दिमाग में आया था कि क्यों लड़ना है, किससे लड़ना है, ये समझना जरूरी है। देखो अगर मैं ग्रीस की बात करती हूँ तो ग्रीस को ना ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था 15th सेंचुरी से। ये जो ऑटोमन एम्पायर है ये ना एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था और इसने काफी ज्यादा एरियाज को कंट्रोल किया हुआ था, काफी ज्यादा एरिया को, मतलब हद से ज्यादा पावरफुल एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, और इसने ग्रीस पर भी कंट्रोल किया हुआ था। और जब ग्रीस के लोगों ने देखा कि यार यूरोप के लोग तो मस्त आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इनके यहाँ पे तो मस्त आग लग रही है, तो क्यों ना मैं भी अपनी कंट्री में आग लगाऊं, तो ग्रीस के लोगों ने भी अपनी जो है लड़ाई शुरू करी, ठीक है। किस चीज के लिए लड़ाई शुरू करी, कि जब इन्होंने देखा कि यार रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है यूरोप में, यूरोप के लोगों में जो है नेशन के लिए प्यार आ रहा है, आजादी की लड़ाइयां हो रही है यूरोप में, तो इन्होंने भी जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दी 1821 में। इन्होंने कहा जब यूरोप के लोग आजादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम किसी से कम है के, तुम्हारी छोरिया तुम्हारा ग्रीस किसी से कम है के, तो इन्होंने भी 1821 में जो है आजादी की लड़ाई को शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब nationalists in Greece got support from the other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for the ancient Greek culture। अब देखो जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में भाई 2-4 लोग तो अपने साथ चाहिए होते हैं, क्योंकि अकेले जाओगे तो पिट पिटा के आ जाओगे, तो सपोर्ट भाईचारा जरूरी है। तो ग्रीस को वो भाईचारा किसने प्रोवाइड किया, कि जो बाकी ग्रीस के लोग थे जो एग्जाइल में रह रहे थे, यानी कि हैं ग्रीस के ही बट अपने देश से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों ने ग्रीस के लोगों का सपोर्ट किया। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे वेस्टर्न यूरोपियंस थे, ये जो फ्रांस वाली साइड के जो यूरोपियंस थे, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ग्रीस का, क्योंकि इनको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर ग्रीस में ये रोमन एम्पायर था, तो ग्रीस का जो कल्चर था, ग्रीस की जो आर्ट थी इतनी मजेदार थी, लेकिन जब से ये ऑटोमन एम्पायर आया है इसने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया है, तो इनको ग्रीस के कल्चर से बहुत ज्यादा सिंपैथी थी, तो इसलिए भी इन्होंने भी ग्रीस का सपोर्ट किया कि हाँ भाई ग्रीस तू लड़, ऑटोमन एम्पायर से हम तेरे साथ हैं, ठीक है जी। अब जो ग्रीस के पोइट्स और आर्टिस्ट थे, जो पोइट्स थे, गायक थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी ग्रीस का बहुत सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया समझो, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। जो हमारे अच्छे अच्छे पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे ना ग्रीस के, उनका ऐसा मानना था कि यूरोप जो आज इतनी बड़ी कंट्री बना है, जब यूरोप बच्चा था, तो ये हमने ग्रीस ने इसको पालना दिया था, ठीक है। ग्रीस है वो पालना जिसने यूरोप के नामक बच्चे को इतना बड़ा बना दिया है, इतना सिविलाइज्ड कल्चर बना दिया है, तो हम तुम्हारी आया थे, ठीक है। तो पोएट्स और जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को बहुत ज्यादा ऐसे सर पे चढ़ाया कि देखो यार ग्रीस तो इतना अच्छा था, आज यूरोप जो इतना पावरफुल बन पाया है, इतना बड़ा सिविलाइजेशन बन पाया है, वो ग्रीस की वजह से ही बन पाया है, इसलिए ग्रीस को आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये बात इन्होंने अपने ग्रीस के लोगों के मन में डाली कि ग्रीस तो बहुत अच्छा था, ऑटोमन एम्पायर ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तो ग्रीस तो इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसलिए इन्होंने अपने कॉमन पीपल का भी सपोर्ट गेन किया, ये सारी बातें उनके दिमाग में डालकर। अब एक हमारे जो पोएट हैं बहुत फेमस, लॉर्ड बायरन, इन्होंने भी काफी मेहनत की थी। आपको इनका नाम याद रखना है कि ग्रीस की जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी, तो हमारे एक बहुत फेमस पोएट है
हैं लॉर्ड बायरन, जो आपने इंग्लिश में भी इनकी पोएम पढ़ी होगी, इन्होंने भी काफी ज्यादा फंड्स ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि यार जब लड़ाई वड़ाई होती है ना पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि कहीं किसी के चांटा पड़ेगा, अब चांटा तो छोटी चीज हो गई, कहीं किसी के गोली लगेगी, ट्रीटमेंट चाहिए होगा, गोलियां भी चाहिए, बारूद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए लड़ने के लिए, तो इसलिए इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे, पैसा इकट्ठा किया और लड़ने भी गए वॉर में, खुद भी सोचो पोएट होके वॉर में लड़ने भी गए, लेकिन इन बेचारे की जो है 1824 में जो है फीवर की वजह से हो गई डेथ, बट मेहनत भाई ने पूरी करी, ठीक है, मेहनत भाई ने पूरी करी। तो लॉर्ड बायरन ऑल्सो ऑर्गेनाइज द फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। खैर देर आए लेकिन दुरुस्त आए, फाइनली जो है 1832 में हमारी हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल और ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर ग्रीस जो है फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो आपको है इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन, यस। खैर बहुत बात हो गई ग्रीस की, अब दोबारा वापस आते हैं फ्रांस के ऊपर, है ना, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन मेन तो जो हमारा सारा ये सरदर्द है यूरोप का, ये फ्रांस से ही शुरू हुआ है। तो दोबारा से आ जाते हैं फ्रांस के ऊपर। तो भाई हमने पढ़ा था कि 1815 में जो हमारी ये ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, उसके बाद बर्बन डायनेस्टी दोबारा आ गई थी फ्रांस में, ठीक है, दोबारा बर्बन डायनेस्टी आ गई थी फ्रांस में। लेकिन 1830 में भाई फ्रांस के लोग चुप बैठने वाले नहीं है, इन लोगों ने ना कोई स्प्रिंग लगा रखा है अपने अंदर, तो फ्रांस के लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। 1830 में इन्होंने इस बर्बन डायनेस्टी को फिर से पावर से हटा दिया, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी की फिर से कर दी खत्म, टाटा बाय बाय, और फ्रांस में एस्टैब्लिश करी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, फ्रांस में इन्होंने एस्टैब्लिश करी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि फ्रांस में अब एक नया राजा आया, बट उस राजा को चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। अब आपको लग रहा होगा कि मैम अभी ये तो चलो ठीक है, संविधान बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, तो फ्रांस के लोग हो गए होंगे सेटिस्फाई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक और हमारा साल आया 1848, बड़ा इंपॉर्टेंट साल, और फिर से फ्रांस में जो है तहलका मच गया। क्यों मच गया एक बार देख लेते हैं। फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, 1848 में बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गई फ्रांस में, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिस वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जो भी सारी जो सिक्योरिटी लगाई थी राजा ने, वो सारी सिक्योरिटी को तोड़ दिया लोगों ने, राजा के ऊपर अटैक करने आ गए और राजा को जो है भागना पड़ा फ्रांस छोड़कर। यानी कि फ्रांस में दोबारा से लग गई थी आग। कब लगी थी? 1848 में लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि भुखमरी फैल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो ये राजा के ऊपर अटैक करने आ गए और राजा ने जो है अपना पतली गली पकड़ी और राजा जो है भाग गया। अब जब राजा ही भाग गया तो फ्रांस का क्या होगा? भाई राजा ही भाग गया तो फ्रांस का क्या होगा? तो जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, उसने क्या किया, फ्रांस को अब फाइनली रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक का मतलब है अब फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया कि जो भी फ्रांस का लीडर होगा वो होगा इलेक्टेड, ठीक है, अब कोई भी ऐसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब फ्रांस का लीडर जो है इलेक्टेड होगा। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस जो है फ्रांस के लिए डिसाइड किए गए। सबसे पहले तो राइट टू वोट दिया गया फ्रांस में, ठीक है, नेशनल असेंबली ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। अब जितने भी आदमी थे 21 की एज से ऊपर, 21 की एज से ऊपर, उन सबको राइट टू वोट दे दिया गया फ्रांस में, और साथ ही में सबको राइट टू वर्क दिया गया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट की चल रही थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, इसलिए राइट टू वर्क दिया गया, जिसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी। यानी कि फ्रांस की कहानी तो हमारी इस चैप्टर की यहाँ पर खत्म हो जाती है कि 1848 में फाइनली फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया, ठीक है। अब सभी जो एडल्ट मेल्स हैं उनको राइट टू वोट दिया गया और राइट टू वर्क भी दिया गया।
फ्रांस की जो ये लड़ाई थी, जो ये फ्रांस में इतने तहलके मच रहे थे ना, अब फ्रांस ने पूरे यूरोप में आग लगा दी थी, ठीक है। तो जो हमारे मेटर्निक थे, वो जो ऑस्ट्रिया के ड्यूक थे मेटर्निक, उन्होंने ना एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, देन द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है ना, उसकी छींक की वजह से पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, क्योंकि हमें पता है भैया जो कोल्ड होता है, कफ होता है, कम्युनिकेबल डिसीज होता है, राइट। और यहाँ पर जो ये डिसीज है वो फैलाता था फ्रांस। अब फ्रांस से इंस्पायर होकर हमारी एक और कंट्री में तहलका मच गया, एंड दैट कंट्री वाज जर्मनी। जर्मनी ने 1848 में बहुत सारे एफर्ट किए, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट किए अपने आप को एक देश बनाने की, कि यार राजा को बोलते हैं कि भाई अब हमें भी अधिकार दे दे, अब हम तेरे सब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे, अब हमें भी अधिकार दे दे। लेकिन 1848 में जो जर्मनी ने एफर्ट किए थे, जो जर्मनी के लोगों ने बहुत कोशिशें की थी ना जर्मनी को एक देश बनाने की, वो फेल हो गई थी। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसी बात हो गई थी जर्मनी में, ठीक है। पहले उन फेल्ड एफर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जर्मनी के लोगों ने क्या कोशिश की थी, क्यों फेल हो गए थे, और अगर आज के टाइम पर हमें जर्मनी एक कंट्री दिख रहा है तो वो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ समझिए कि 1848 में हुआ क्या था, इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly। जैसे फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनी थी जिसके लोग इलेक्टेड होंगे, ठीक है, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ऐसे ही हमारे जो जर्मनी के लोग थे इन्होंने ना पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, जिसमें आपके मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे और प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स आते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी एक जर्मनी की नेशनल असेंबली बनाएंगे, हम लोगों को इलेक्ट करेंगे और अपनी एक पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है, एक पार्लियामेंट बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने मीटिंग करी सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, ठीक है जी। On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of Saint Paul। तो फाइनली इन्होंने अपने में से 831 लोगों को इलेक्ट किया, ठीक है। वो 831 लोग जो है पूरे धूम धड़ाके के साथ, पूरे फेस्टिव प्रोसेशन का मतलब है पूरे सेरेमनी के साथ ये लोग गए, कहाँ गए, चर्च ऑफ सेंट पोल में गए, और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट जो है वहां पर सेटअप करी कि ये हमारी पार्लियामेंट है और यहाँ पर हम जो अपनी जर्मनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। और इतना ही नहीं, मीटिंग तो कर रहे हैं, पार्लियामेंट तो कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक संविधान भी लिख डाला, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख डाला, जिसमें ये डिसाइड किया कि हम राजा को बोलेंगे कि राजा तू रूल तो कर, रूल आपका रहेगा राजा जी, बट अब आपको पार्लियामेंट की सुननी पड़ेगी, ठीक है, अब आपको पार्लियामेंट की सुननी पड़ेगी। तो बेसिकली इन्होंने राजा को सोचा कि हम राजा को बोलेंगे कि राजा अब तू पावरफुल नहीं रहा है, तुझे जो है हमारी भी सुननी पड़ेगी। ये इनके दिमाग में ये आइडिया आया था, ठीक है। अब राजा का देखते हैं क्या रिएक्शन है। राजा कोई छोटी चीज तो है ही नहीं, रिएक्शन ऑफ द किंग देख लेते हैं। राजा भाई, राजा तो राजा है ना गाइस, राजा तो राजा है। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजा को बुलाया। बेसिकली पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी का जो मेजर एरिया था दैट वाज प्रूशिया। ध्यान रखना, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले जो जर्मनी का मेन एरिया था ना दैट वाज प्रूशिया। तो उस प्रूशिया के राजा को बुलाया गया। प्रूशिया का राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उसको बुलाया गया, बोला गया कि राजा देख ये बातें हमने डिसाइड किया है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, अब तुम रूल करो बट तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। इन्होंने ये सारी बातें राजा को समझाई, बट राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा अरे यार ये क्या है, ये क्या है जो तुम कनाब शनाब बोले जा रहे हो। राजा ने अपने आसपास के मोनार्क्स को, अपने आसपास के राजाओं को बुलाया और कहा कि देखो भैया इनको जरा शांत करो, क्या बकवास कर रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, उस वहां के लोगों की नहीं सुनी और उनको कर दिया शांत। Apart from that, while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social base of the parliament eroded। अब राजा ने आसपास के मोनार्क्स को बुला लिया, आसपास के राजाओं को बुला लिया और मिलिट्री को भी बुला लिया कि भैया जरा इनको वापस भेजो, इनकी ज्यादा जबान चल रही है, इनको वापस भेजो, ठीक है। तो राजा पावरफुल हो गया क्योंकि राजा ने आसपास के राजा को बुला लिया और मिलिट्री को बुला लिया। और ऊपर से जो हमारे ये लोग थे, जो ये 831 लोग थे, इनका भी अपना जो सोशल बेसिस था ना, जो इनका मेन एजेंडा था, वो भी डगमगा गया था। क्योंकि ये जो
831 लोग थे, इसमें बिजनेसमैन भी थे, इसमें आर्टिजन्स भी थे। अब हुआ क्या, बिजनेसमैन में ईगो आ गया कि भाई ये आर्टिजन्स तो छोटे मोटे लोग हैं, हम इनके क्यों सुने, हम तो इनके साथ सेम लेवल पे नहीं आ सकते हैं। तो जो ये लोग साथ आए भी थे ना, इनके भी आपस में नहीं बने। तो इसलिए हुआ क्या, फाइनली इन द एंड द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली एंड असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। तो बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने ये जो इतनी कोशिश करी थी, जो इतनी पार्लियामेंट बुलाई थी, राजा को बुलाया था, सब कुछ इनका तहस नहस हो गया, क्योंकि राजा पावरफुल था। राजा ने आसपास के लोगों को बुला लिया, अपनी मिलिट्री को बुला लिया, और ऊपर से जो ये लोग थे जिनके मन में ये आइडिया आया था, वो खुद ही यूनाइटेड नहीं थे आपस में। तो एंड में हुआ क्या कि ट्रूप्स बुलाए गए, आर्मी बुलाई गई, और ये जो मीटिंग थी इनकी जो चल रही थी, उस सबको खत्म कर दिया गया और कहा कि खत्म, टाटा बाय बाय हो गया तुम्हारा, तुम जो है अब वापस जाओ। तो यानी कि ये था इनका 1848 का एक फेल्ड एफर्ट, जर्मनी को एक नेशन बनाने का, एक ऐसी मोनार्की बनाने का जहां पर राजा को जो है संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा और पार्लियामेंट के अनुसार चलना पड़ेगा। So it means that it was a completely failed initiative। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो मतलब बिल्कुल फेल हो गया 1848 का इनिशिएटिव, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, फालतू में लोग चर्च में मिले, पूरा ऐसे ढोल ढमाका किया, इट मीन्स इट वाज अ फेल्ड इनिशिएटिव। आप यही सोचेंगे ना, तो यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई अब तो यूरोप के लोगों में ना कुछ आग जाग गई है, अब ये लोग कुछ ना कुछ करके मानेंगे, तो हमारे जो मोनार्क्स थे, जो राजा थे, उनको रियलाइज हुआ कि भाई अब तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, इन द इयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1850। ठीक है, अब 1848 के बाद जब ये सारी बातें जर्मनी में हुई, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो मोनार्कीज थी, उन्होंने नए चेंजेस लाना शुरू कर दिए अपने राज्य में, अच्छी अच्छी बातें लाना शुरू कर दी, जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में आ चुकी थी। फ्रांस वाले एरियाज में जो ऑलरेडी चेंजेस आ चुके थे, अब इन लोगों ने भी अपने अंदर वो चेंजेस लाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको पता लग गया था कि लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या चेंजेस है देख लेते हैं। द सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, एंड द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो पहले जो वो सर्फडम, जो स्लेवरी वगैरह चल रही थी, इन्होंने सबसे पहले तो वो खत्म किया, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक स्लेवरी चलाई तो पीजेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, दोबारा रिवोल्ट होगा। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में, दोनों में ही सर्फडम को खत्म कर दिया गया, और जो हंगरी को जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ था हैब्सबर्ग एम्पायर ने, तो इन्होंने हंगरी को भी थोड़ी सी फ्रीडम दे दी, क्योंकि ज्यादा किसी को कंट्रोल करके रखो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान फ्रस्ट्रेट होकर एक्शन ले लेता है। तो इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं भाई, हंगरी को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देते हैं, थोड़ी सी फ्रीडम दे देते हैं 1867 में, ताकि ये भी अब रिवोल्ट ना कर दे। तो बेसिकली राजाओं की जो अकल है वो थोड़ी थोड़ी ठिकाने तो आने लग गई थी। बट इस इंसिडेंट के बाद जो हमारा प्रूशिया वाला जो एरिया था ना, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफातियां चल रही थी। अब ये जो जर्मनी का एरिया था, बेसिकली हुआ क्या था, द लिबरल इनिशिएटिव टू अ नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड द जंकर्स ऑफ प्रूशिया। तो बेसिकली ये जो 1848 का वो जो जर्मनी का इनिशिएटिव था राजा से पावर छीनने का, वो तो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? मोनार्की की वजह से, राजा की वजह से, मिलिट्री की वजह से, और साथ ही में जो हमारे लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, जिनको जंकर्स बोला जाता था, इन लोगों ने मिलकर कॉमन पीपल की तो धज्जियां उड़ा दी थी। दैट इज ऑब्वियस, राइट। लेकिन एक टाइम पर जो हमारा प्रूशिया था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, क्या आइडिया आया मैं आपको बताती हूँ। तो यार प्रूशिया के राजा के दिमाग में ये आइडिया आया, उसने सोचा कि भाई जब लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी इसका फायदा उठाऊं। तो प्रूशिया के राजा ने सोचा कि मैं जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बना दूंगा, मैं जर्मनी को एक जो है बड़ा किंगडम बना दूंगा और मैं उसके सारे फायदे उठा लूंगा। ठीक है, बेसिकली भाई ने क्या किया, मौके पे चौका मार दिया। ठीक है, हुआ क्या समझिए, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जो हमारा प्रूशिया नाम का एक राज्य था, एक किंगडम था, उसने सोचा कि मैं आसपास के एरियाज को अपने साथ यूनिफाई करके अपने में मिला के एक बड़ा किंगडम बना दूंगा, लोगों को थोड़े बहुत अधिकार दे दूंगा और मेरी पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब राजा का किंगडम बढ़ेगा तो उसकी पावर भी बढ़ेगी, राइट। तो ये बात होती है कहानी जर्मनी की शुरुआत की, दैट प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन
बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अब भाई देखो, राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता है, राजा को अपने मंत्री चाहिए होते हैं, राइट। तो राजा का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो प्रॉपर सारा जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था जर्मनी के बनाने के लिए, जो लड़ाइयाँ लड़नी थी, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसने प्ले करी? इन भैया ओटो वन बिस्मार्क ने करी। ठीक है जी, कि मैं जो है मैं संभालूंगा कमान और मैं बनाऊंगा जर्मनी को यूनिफाइड नेशन। तो इन्होंने ये बेसिकली राजा के अंडर इन्होंने सारा काम किया। द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो प्रोसेस था प्रॉपर जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बनाने का, इसमें आर्मी की भी जरूरत पड़ी और ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत पड़ी। अब आर्मी तो आपको पता है कि सिर्फ लड़ाई करती है, ठीक है, वॉर करती है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे भाई थोड़ी बहुत डिस्कशन से काम हो सकता है, वहां पे डिस्कशन करके सॉल्व करो, है ना। जैसे कि हमारे इंडिया में जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, है ना, जो ये यूपीएससी क्लियर करके जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, वो सब ब्यूरोक्रेसी में ही तो आते हैं कि बाहर की कंट्री के डेलीगेट्स होते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, राइट। तो आर्मी ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ब्यूरोक्रेसी ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। 3 wars हुए कौन कौन सी कंट्री के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। जीता कौन? प्रूशिया जीता, ठीक है, प्रूशिया जीता। और फाइनली प्रूशिया क्या हो गया? एक बढ़िया अच्छा इसने अपना नेशन बना लिया। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलीज। फाइनली प्रूशिया ने अपने आप को एक बड़ा किंगडम में कन्वर्ट कर लिया, एक बड़े नेशन में कन्वर्ट कर लिया। नए नेशन का नाम था जर्मन, ठीक है, जर्मन एम्पायर बना, वो जर्मनी का एम्पायर बना। और उसके जो राजा बने थे वो थे विलियम वन, जो कि 1871 में जनवरी में इसके राजा बने। तो पता हमें लगता है कि ऑन द बिटरली कॉल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, यानी कि 18 जैन 1871 को इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइलीज टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय द क्रेसर विलियम वर। तो हमें पता लगता है 18 जनवरी 1871 को सारे लोग, ओटो वन बिस्मार्क, राजा, सब लोग इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इकट्ठे होते हैं और प्रोक्लेम करते हैं, बनाते हैं किसको? न्यू जर्मन एम्पायर के राजा को, दैट इज केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। तो हमारा एक जर्मन एम्पायर बन जाता है, जो आज के टाइम पे एक जर्मन कंट्री है, और उसके राजा उस समय पर बन जाते हैं केसर विलियम वन। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी वाज डोमिनेटेड बाय प्रूशिया। जर्मनी को बनाने में जो मेन हिस्सेदारी थी वो प्रूशिया के किंगडम की थी। आफ्टर जर्मनी वाज फॉर्म्ड द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। अब क्योंकि राजा का जो एम्पायर है वो बड़ा हो गया है, काफी बड़ा इन्होंने किंगडम अपना बना लिया एक यूनाइटेड, तो इन्होंने कहा कि भैया अब डेवलपमेंट करने जरूरी है। तो इन्होंने मॉडर्नाइज किया अपनी करेंसी को, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव किया, लीगल और जुडिशियली सिस्टम्स को भी पूरे जर्मनी में जो है अच्छे से संभाला और इंप्रूव किया। तो ये कहानी हो गई जर्मनी की। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट देश की, जिसका नाम लेते ही मेरे मन में पास्ता और पिज्जा के ख्वाब आने लगते हैं। एंड दैट कंट्री इज इटली, ठीक है, दैट कंट्री इज इटली। इटली की भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लाइक जर्मनी, इटली आल्सो फेस्ड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे जर्मनी अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था, प्रूशिया और आसपास के किंगडम्स थे, ऐसे ही जो हमारा इटली है वो भी काफी सारे अलग अलग भाग में डिवाइडेड था, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे टोटल 7 अलग अलग पार्ट्स में जो है इटली पहले के टाइम में डिवाइडेड था। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for United Italian Republic. He also formed the secret society Young Italy, but they failed. अब हमारे गिस्सीपी मैज़ीनी नाम के एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इनका बर्थ हुआ था जेनोवा में 1805 में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की थी, काफ़ी भाई ने मेहनत की थी इटली को एक यूनिफाइड कंट्री बनाने की। इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था यंग इटली, पर भाई के जो एफर्ट्स थे फेल हो गए, ये तो नहीं बना पाए इटली को एक यूनिफाइड नेशन। अब अगेन जैसे जर्मनी में हुआ था कि जर्मनी के लोग फेल हो गए थे, तो प्रूशिया के राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बनाऊं। ऐसे ही हमें इटली के केस में दिखता है कि जब
इटली नहीं यूनिफाई हो पाया गिसिपी मैज़ीनी के एफर्ट से, तो जो सर्दानिया पीडमोंट वाला एरिया था, सर्दानिया पीडमोंट का एरिया एक ऐसा एरिया था इटली में जहां पे एक्चुअल में इटली का राजा रूल कर रहा था। बाकी सारी जगह तो लोकल राजा वगैरह रूल कर रहे थे, कहीं पर स्पेन के राजा रूल करने लग गए थे, बट ये सर्दानिया पीडमोंट वाला एक ऐसा एरिया था जहां पर एक्चुअल में इटली का राजा रूल कर रहा था। तो इसने कहा कि भाई गिसिपी मैज़ीनी फेल हो गए हैं, तो क्या हो गया, मैं यूनिफाई करूंगा इटली को, मैं एक बड़ी कंट्री बनाऊंगा इटली नाम की, मैं एक बड़ा किंगडम बनाऊंगा और मैं उसका राजा बन जाऊंगा। अब क्यों कर रहा था राजा इतने एफर्ट्स, क्योंकि भैया राजा को और ज्यादा टेरिटरी चाहिए, और ज्यादा पावर चाहिए। राजा को दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो उसका खजाना भरे रहे और उसकी जो है पावर रहे। तो सेम जो है यहाँ पर राजा की इंटेंशन थी। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन की, कि प्रोसेस क्या रहा। यहाँ पर भी जो मेन रोल था वो इनके चीफ मिनिस्टर का रहा था, और इनके चीफ मिनिस्टर का नाम था चीफ मिनिस्टर केवर, या फिर इनका पूरा नाम था काउंट डे केवर, ठीक है। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। अब इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केवर के बारे में कुछ बताओ, तो कुछ जान लेते हैं पहले केवर के बारे में। दैट ही वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। अभी जो चीफ मिनिस्टर है ना, बेसिकली ये राजा के एक लॉयल बंदे हैं, ठीक है, राजा के लॉयल बंदे हैं, ना तो ये डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं ना रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बस ये राजा के लॉयल बंदे हैं। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलीट, ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन ही डिड इटालियन। अब आप सोचो कि भाई इटली का चीफ मिनिस्टर है तो इटालियन आती होगी, ऐसा भी नहीं था। भाई को फ्रेंच आती थी, बट इटालियन इतनी अच्छी नहीं आती थी। बट भाई ने अपनी पूरी मेहनत करी और इटली को एक यूनिफाइड नेशन बनाने में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Kever, Sardinia Piedmont succeeded in the defeating the Austrian forces in 1859. अब ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर केवर थे, इन्होंने ना साझेदारी करी फ्रांस के साथ अच्छी दोस्ती करी, ठीक है, अपने फायदे के लिए, और फिर फ्रांस के साथ मिलकर जो है ऑस्ट्रिया की आर्मी को हराया 1859 में। तो यहाँ पर हमारा जो ये पीडमोंट वाला एरिया था, यह जीत गया। कैसे जीता कि चीफ मिनिस्टर केवर ने पहले फ्रांस को अपना दोस्त बनाया, फिर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। इसके अलावा हमारे एक और पर्सन थे जिन्होंने एंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली को एक यूनिफाइड नेशन बनाने में, और इनका नाम था गिसिपी गैरिबाल्डी, ठीक है, इनका नाम था गिसिपी गैरिबाल्डी। अंडर हिज लीडरशिप इन 1860 मेनी ट्रूप्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। अब ये जो हमारे गिसिपी गैरिबाल्डी थे, ये गिसिपी मैज़ीनी जिनके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, उनके दोस्त भी रह चुके थे। अब इनकी नेतृत्व के अंडर, इनकी गाइडेंस के अंदर हम अंडर जो है बहुत सारी ट्रूप्स, आर्मी जो है साउथ इटली में गई थी, ठीक है, साउथ इटली में गई थी, यहाँ के पीजेंट्स को मनाया और यहाँ के जो स्पेन के राजा जो रूल कर रहे थे उनको भगाया कि भाई स्पेन के राजा को हटाओ, तुम इटली का ही पार्ट बन जाओ। तो गिसिपी गैरिबाल्डी ने भी क्या मेहनत करी इटली को यूनिफाइड नेशन बनाने की, कि साउथ इटली में गए, यहाँ के राजा को भगाया यहाँ के लोकल लोगों की मदद से, और फिर इस एरिया को भी जो है इटली का पार्ट बना दिया। तो गिसिपी गैरिबाल्डी की भी काफी कंट्रीब्यूशन रही थी इटली को एक यूनिफाइड नेशन बनाने में। Due to contribution of Kever and Garibaldi, in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the King of United Italy. तो भैया बधाई हो, हमारा जो इटली है वो भी एक यूनिफाइड नेशन बन गया। कब बना? 1861 में बना। कौन बना राजा इटली का? देखिए विक्टर इमैनुअल टू। देखो अभी भी ये नेशंस नहीं बन रहे हैं, अभी ये बड़े बड़े किंगडम बन रहे हैं जहां पे राजा रूल कर रहा है, जहां पे राजा जो है सुप्रीम है, बट कुछ कुछ धीरे धीरे लोगों को अधिकार मिलने लगेंगे और बाद में जाके नेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अब जो लोग हैं ना वो अपने राजा से ज्यादा लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि राजा ने एक बड़ी जो है बड़ा किंगडम बना दिया, एक यूनिफाइड किंगडम बना दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी आती है ना वो थोड़ी सी स्पेशल है। जो नेक्स्ट स्टोरी आती है ये थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये है ब्रिटेन की, ये स्टोरी है ब्रिटेन की। अब ये जर्मनी और इटली जैसे नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है समझिए। Unlike other nations, Britain's unification was a long drawn out political process rather than a sudden revolution। अब भाई हमने जर्मनी में देखा, हमने इटली में देखा। जर्मनी के लोगों ने 3 वॉर्स किए, ठीक है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ, और इटली के लोगों ने ऑस्ट्रिया के साथ वॉर किया फ्रांस की फ्रेंडशिप से, ठीक है। यहाँ पर वॉर हुए और फिर जाकर इनके बड़े किंगडम बने। बट जो ब्रिटेन है ना, ही वाज अ वेरी चालाक ब्रो, इसने कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई नहीं करी, इसने बड़ी चालाकी से अपना एक नेशन बनाया, इसने बड़ी चालाकी से अपना एक यूनिफाइड किंगडम बनाया।
कैसे किया उस चालाकी को हमें पढ़ना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। जो इंडिया में करते थे ना कि पहले लोगों को डिवाइड करो और फिर उनके ऊपर रूल कर लो, क्योंकि अब बट गए हैं लोग तो स्ट्रॉन्ग तो उतने रहे नहीं है, तो उस पर फिर हम रूल कर लेंगे, ठीक है। So there was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were the ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish. तो आज के टाइम पर जो हम ब्रिटेन देखते हैं, वहां पर पहले कोई ब्रिटिश नाम का नेशन था ही नहीं, पहले कोई ब्रिटेन नाम का नेशन वहां पर था ही नहीं, बल्कि अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते थे, जिसमें 4 मेन ग्रुप्स थे। कौन से? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ठीक है। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, EWSI, ठीक है। ये 4 मेजर लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे ना, ये ज्यादा अमीर होते गए, ज्यादा पावरफुल होते गए, और इन्होंने क्या किया, अपने राजा से पावर छीनकर, मोनार्की से पावर छीनकर अपनी पार्लियामेंट बना ली और अपने आप को कर लिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन्होंने अपने आप को कर लिया स्ट्रॉन्ग अपनी मोनार्की से पावर छीनकर। अब हुआ क्या, जब इंग्लिश वाले बोलने वाले एरिया स्ट्रॉन्ग हो गए, इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब हुआ क्या, 1689 में पहले तो इंग्लिश का पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हुआ, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की जो है स्ट्रॉन्गनेस आ गई, इन्होंने राजा को कम पावरफुल कर दिया, और बाद में इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ संधि कर ली, स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया, और फिर अपना एक बढ़िया किंगडम बना लिया, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम स्कॉटलैंड क्यों मिला इंग्लिश बोलने वाले लोगों से, ना मिलता, क्यों इंग्लैंड से इसने जो है ये यूनियन साइन किया, एक्ट ऑफ यूनियन। तो भाई इनमें ने ना वो जो होता है ना कि मायके और ससुराल वाला रिलेशन था, कि भाई स्कॉटलैंड की लड़की जो है इंग्लैंड में उसकी शादी हुई थी, फिर वहां पे स्कॉटलैंड में कोई रूल करने वाला बचा नहीं था, तो इंग्लैंड ने जाके स्कॉटलैंड के साथ संधि कर ली, तो इनका वो मायके और ससुराल वाला रिलेशन था, और उसकी जबरदस्ती में इन्होंने जो है ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया था स्कॉटलैंड के साथ 1707 में, जब ये मिलकर बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आप सोचेंगे कि मैम क्या, अब क्या है ना। अब देखो ब्रिटेन की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है थोड़ा सा चालाक था। कैसे चालाक था देखते हैं। Unlike other nations, Britain's unification was a long drawn out political process rather than sudden revolution. देखो जब हम बात करते हैं जर्मनी की, जब हम बात करते हैं इटली की, तो इन्होंने वॉर्स किए थे। जर्मनी ने वॉर किया था किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। इटली ने वॉर किया था ऑस्ट्रिया के साथ। बट अगर मैं ब्रिटेन की बात करती हूँ तो ब्रिटेन ने वॉर करके अपने आप को एक बड़ा नेशन नहीं बनाया, बल्कि धीरे धीरे अपनी चालाकियों से अपने आप को एक बड़ा नेशन बनाया। राइट, यू आर वेरी चालाक ब्रो, ऐसा तरीका जो है ब्रिटेन ने अपनाया था। आप इस तरीके को समझते हैं, ठीक है। देखो, there was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish. तो देखो आज के टाइम पर जो हमें ब्रिटेन देखने को मिलता है, कोई भी ब्रिटिश नेशन जो है 18th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि जो आज के टाइम पे ब्रिटेन वाला नेशन है, वहां पर 4 अलग अलग मेन ग्रुप्स रह रहे थे। उन ग्रुप्स का नाम था इंग्लिश वाले इंग्लैंड, स्कॉटिश बोलने वाले स्कॉटलैंड वाले हो गए, वेल्श बोलने वाले थे, एंड साथ ही में हमारे थे आयरलैंड वाले लोग, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेजर ग्रुप थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श वाला ग्रुप और आयरलैंड वाला ग्रुप। तो अगर मैं वेल्श वालों की बात करती हूँ, ठीक है, जो वेल्श लैंग्वेज बोला करते थे, जिनकी वेल्श आइडेंटिटी थी, वो तो बहुत पहले 13th सेंचुरी में ही इंग्लैंड का पार्ट बन गए थे, जब राजा की आपस में वॉर हुई थी, ठीक है। अब 2 बच गए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब देखते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे स्कॉटलैंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया। पहले तो इंग्लैंड एक किंगडम था, पावरफुल किंगडम था। अब हुआ क्या, द इंग्लिश पार्लियामेंट हैविंग सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 बिकेम द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्जिंग द नेशन स्टेट। अब इंग्लैंड में से, स्कॉटलैंड में से और आयरलैंड में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पैसा कमा लिया, पावरफुल हो गए, ठीक है, ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए। साथ ही में इंग्लैंड के लोगों ने मोनार्की से पावर छीन ली 1688 में। इट मींस राजा से पावर छीनकर अपने पार्लियामेंट को दे दी, अपने इलेक्टेड लोगों को पावर दे दी 1688 में, कि राजा हम तेरी बहुत ज्यादा नहीं सुनेंगे, हम जिन लोगों को इलेक्ट करेंगे वही कंट्री के मेन डिसीजंस लेंगे। ये चीज इंग्लैंड में हो गई 1688 में।
अब इसके बाद हुआ क्या कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब हुआ क्या कि पहले तो ये इंग्लैंड वाले खुद स्ट्रांग हो गए, अब इन्होंने 1707 में स्कॉटलैंड वाले एरिया के साथ भी जो है एक यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया और उसको अपने अंदर मर्ज कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम स्कॉटलैंड वाले क्यों मिले इंग्लैंड से, क्या मजबूरी रही थी इनकी, क्या मजबूरी रही थी आखिर? तो भाई जी ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है, ऐसा था इनका सीन कि जो स्कॉटलैंड की एक लड़की थी उसकी शादी हुई थी इंग्लैंड के राज्य परिवार में, ठीक है। फिर स्कॉटलैंड में जो कोई मेल राजा नहीं था तो फिर इसलिए यहाँ की जो लड़की थी उसने उस वाले के साथ मर्जर कर लिया। मतलब इनका कुछ मायके ससुराल वाला जो है सिस्टम था और ये जो है बाद में एक यूनाइटेड, इन्होंने एक अपना किंगडम बना लिया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आप कहेंगे कि मैम अगर रिलेशनशिप था तो अच्छा चला होगा, है ना, मायके ससुराल, क्यों ना इस रिलेशनशिप को किंगडम भागीदारी में बदल लिया जाए, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। ये इंग्लैंड वाले जो लोग थे ना भैया, बड़े बुरे थे, बड़े बुरे थे। इन्होंने क्या किया, द एक्ट ऑफ यूनियन, जो ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, अब इंग्लैंड के पास ये पावर आ गई कि वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। बेसिकली स्कॉटलैंड को इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां के लोगों की जो जीवन था ना उसको जो है नरक बना दिया। कैसे बना दिया इसने स्कॉटलैंड के लोगों के जीवन को नरक? स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. अब जो भी इनका लैंग्वेज था, यहाँ का कल्चर था, यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, उस सबको चेंज करने की कोशिश की गई। इंग्लैंड वालों ने स्कॉटलैंड की सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी और जो लोग आवाज़ भी उठाते थे, जो कैथोलिक लोग थे, जो ऊपर माउंटेन्स पे रहते थे, वो कई बार आवाज़ भी उठाते थे कि हमें तुमसे अलग होना है, बट उनको भी दबा दिया जाता था इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब अगर स्कॉटलैंड के लोग अपनी लैंग्वेज बोलते थे, वैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड की लैंग्वेज स्कॉटिश है, उसी स्कॉटिश लैंग्वेज को गेलिक भी बोला जाता है। तो अगर स्कॉटलैंड के लोग अपनी गेलिक लैंग्वेज बोलते थे, उनको वो भी नहीं बोली देने जाती थी, साथ ही में ना उनको उनकी नेशनल ड्रेस डालने दिया जाता था कि भाई उनके जो कपड़े होते हैं वो भी उनको नहीं डालने दिए जाते थे, जो इंग्लैंड के लोग डाल रहे हैं वही ये डालेंगे। और बहुत सारे लोगों को तो उनकी जो घर है, उनकी जो जमीन है, वहां से भी निकाल दिया था कि नहीं तुम हमारे अब किंगडम के पार्ट हो ही नहीं। तो इतना बुरा जो है इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के लोगों के साथ किया। बट गाइस कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती है, कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती है, अभी आयरलैंड की भी बाकी है। इन्होंने आयरलैंड वालों के साथ तो और बुरा किया। अब आयरलैंड में अपनी ये दिक्कत थी कि आयरलैंड में दो तरीके के क्रिश्चियंस रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, और इनकी आपस में ही नहीं बनती थी। और आपको पता है जहां पर दो कुत्ते लड़ रहे होंगे वहां पर बिल्ली तो फायदा उठाएगी। तो ब्रिटेन वाला जो एरिया है, जो हमारा ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन आया, इसने इन कुत्तों का फायदा उठाया और सारी पावर अपने पास ले गया। पहले इंग्लिश लोगों ने हेल्प करी प्रोटेस्टेंट्स की, ठीक है, पहले हेल्प करी प्रोटेस्टेंट्स की कि भैया कैथोलिक पे डोमिनेट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कैथोलिक से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर कैथोलिक्स ने आवाज उठाई कि भाई ये इंग्लैंड क्यों हमारे घर के मामले में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन रिवोल्ट किया गया, ठीक है, रिवोल्ट किया गया वोल्फ टॉन के द्वारा 1798 में, बट फेल हो गया और एट द एंड आयरलैंड को भी जो जबरदस्ती फिर है ब्रिटेन का पार्ट बना दिया गया, ठीक है, जबरदस्ती आयरलैंड को भी ब्रिटेन का पार्ट बना दिया गया। अगर ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में यूनिटी होती ना तो शायद ऐसा ना होता। जैसा इंडिया के साथ किया था कि हमें हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही इनकी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई का फायदा उठा गया ब्रिटेन और 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती जो है कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया। अब जो नया ब्रिटिश नेशन बना, जिसमें स्कॉटलैंड भी था, आयरलैंड भी था और वेल्श लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे, वहां पर पूरी तरीके से जो है इंग्लिश कल्चर को जो है डोमिनेट करने की कोशिश की गई कि हम इंग्लिश कल्चर को फैलाएंगे। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, नए ब्रिटेन जो पूरा कंट्री बना, उसके सिंबल थे द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, इनका नया झंडा था यूनियन जैक, और साथ ही में इनका नेशनल एंथम भी था गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो बेसिकली इंग्लैंड ने जो है सारी पावर अपने कंट्रोल में ले ली, ठीक है जी। अब बात आती है कि यार लोग अपने आप को देखते कैसे हैं, अपनी कंट्री को देखते कैसे हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। हम आज जर्मनी की बात कर रहे हैं, हम आज इटली की बात कर रहे हैं, बट हम इंडिया की भी बात करते हैं। आज हमारे पास इंडिया का मैप है, आज हमारे पास जर्मनी का मैप है, आज हमारे पास इटली का मैप है। बट एक टाइम था जब लोगों के पास मैप नहीं था,
नहीं पता था कि हमारी कंट्री कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो लोग कैसे ऐसे देश से प्यार करेंगे जिसका उनको एग्जिस्टेंस ही नहीं पता है कि कौन सी हमारी कंट्री है कौन सी नहीं है। तो उस टाइम पर जैसे आज हम अपनी भारत को भारत माता से रिलेट कर लेते हैं, जब बात आती है भारत माता की तो हमारे मुंह से जय निकलता है ना, भारत माता की जय, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री की बात हो रही है, राइट। ऐसे ही सेम जैसे इंडिया में हमारी भारत में हमारी भारत माता होती हैं जो हमें हमारे देश के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है, ऐसे ही हमारी फ्रांस में भी एक फीमेल फिगर बनाई गई जिसका नाम था मैरियाने। ठीक है, अब ये जो मैरियाने है ये भी असली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे भारत माता नहीं एग्जिस्ट करती वैसे मैरियाने भी नहीं एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसी एक फीमेल फिगर बनाई गई ताकि लोग जो है इसको अपने देश के साथ रिलेट कर पाएं। तो ये मैरियाने थी जो कि एक सिंबल थी जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिगरी ऑफ द नेशन। ऐसी फिगर जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट आपको देश को दर्शाने में मदद कर रही है। तो ये मैरियाने थी, देखो ये रेड कैप डालती थी जो कि लिबर्टी को दर्शाता था, राइट। तो मैरियाने जो थी वो फ्रांस की भारत माता थी, ये समझ लीजिए। ऐसे ही जर्मनी की भी एक फीमेल फिगर थी जिनका नाम था जर्मेनिया। आप देखो इन्होंने ऊपर जो है क्राउन ऑफ ओक लीव्स डाला हुआ है, ओक का जो पेड़ होता है उसके पत्तों का क्राउन डाला हुआ है जो कि हीरोइज्म दर्शाता है कि हमारी जो जर्मेनिया है वो एक हीरो है। ठीक है, इन्होंने अपने हाथ में जर्मनी का झंडा भी पकड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे जो है हमने पुराने टाइम में जब मैप्स नहीं थे, जब प्रॉपर फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती थी, तो फीमेल फिगर्स की मदद से जो है देश को दर्शाया जाता था ताकि लोग जो है इमोशनली अपनी कंट्री से कनेक्ट हो पाए। अब आप कहेंगे कि मैम इटली बन गया, फ्रांस तो पहले ही रिपब्लिक बन चुका है, जर्मनी बन गया, ब्रिटेन बन गया, अब बचा क्या? भाई अब बचा ये कि ये जो इन्होंने पावर इतनी गेन करी, ये जो इतने बड़े बड़े किंगडम्स बने, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे रशिया हो, भाई इतनी पावर ना किससे बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर आप अपनी कंट्रीज में देखो, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनके पास बहुत जमीन है, ऑलरेडी बहुत पैसा है, बट फिर भी ये हर बार इलेक्शन में लड़ते हैं सीट के लिए कि इस बार इस 5 साल में और करप्शन करके और पैसा कमाएंगे, इस 5 साल में तो ना जाने कितनी जमीनें और अपने नाम ले लेंगे। तो ये जो पावर और पैसे की भूख है ना ये कभी खत्म नहीं होती। और सेम हमने यूरोप में होता हुआ देखा जब नेशनलिज्म जो है इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। पहले यहाँ के लोग लड़ रहे थे अपनी कंट्री बनाने के लिए, अब यूरोप के लोग लड़ने लगे दूसरों की कंट्री को कब्जाने के लिए। तो पहले जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, पहले जो देश प्रेम की फीलिंग थी कि अपने देश से प्यार करना है, अब वो फीलिंग कन्वर्ट हो गई कि दूसरे के देश को भी हथियाना है, वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी छोटी कंट्री को कंट्रोल करती है, दैट इज नोन एज इंपीरियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था कि जब ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल कर रहे थे, हमारी कंट्री को चला रहे थे, तो वो एक इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल था। ठीक है जी, देखिए by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends। तो जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आया तो हमें देखने को मिला कि भाई यूरोप की जो कंट्रीज है ना अब वो लालची होती जा रही हैं। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये बहुत प्यारी थी, बहुत साफ दिल की थी कि अपनी कंट्री बनाएंगे, अपना हक जीतेंगे, मजा आएगा, हमें हक मिलेंगे। बट 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते इनका जो दिमाग है वो फिर गया था। इन्होंने कहा दूसरे की कंट्री को कब्जाएंगे, दूसरों के हक को छीनेंगे, ये जो है इनकी आइडियाज बन गए थे। ठीक है जी, तो हमें देखने को मिला कि भाई लालच जो है इन्होंने अपने अंदर ले आए। अभी हम पढ़ेंगे कि लालच बुरी बला है लालच बुरी बला, क्यों बुरी बला है वो भी देखते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस एरिया में ये लड़ाई शुरू कैसे हुई इनकी पावर की, कि यूरोप के एरिया में एक रीजन था जिसका नाम था बल्कन्स। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में एक छोटा सा एरिया था जिसको बल्कन्स के नाम से जाना जाता है। उस बल्कन एरिया में आपको प्रेजेंट डे रोमानिया, बुल्गारिया, ये देखो ये वाला एरिया, यहाँ आपका एशिया शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपका यूरोप है, इनके बीचों बीच ये एरिया है जिसको बल्कन्स के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, ठीक है, बोस्निया है, सर्बिया है, मोंटेग्रो है, ये सारे इसी बल्कन रीजन के पार्ट थे पुराने टाइम में। ठीक है, इस एरिया को पूरा बल्कन बोला जाता था। अब हुआ क्या, यहाँ के जो लोग थे अपने आप को स्लैव्स बोलते थे। ठीक है, याद रखना स्लैव्स, SLAVS,
कोई भी बच्चा इसको स्लेव्स नहीं बोलेगा, स्लेव्स नहीं स्लैब्स, ठीक है। तो यहाँ के लोग अपने आप को स्लैब्स बोलते थे, जैसे इंडिया के लोग अपने आप को इंडियंस बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो यहाँ के लोग अपने आप को स्लैब्स बोलते थे। आप कहेंगे मैम प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम कहाँ आई? वही प्रॉब्लम आई जो ग्रीस के साथ थी, क्योंकि ग्रीस भी इसी जगह का पार्ट था। ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आजादी चाहिए थी, बताया था मैंने। सेम इनके साथ था, ये जो बल्कन वाला जो पूरा एरिया है इसको ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, ठीक है, इसको कर रहा था ऑटोमन एम्पायर रूल। अब यहाँ बल्कन के एरियाज ने भी देखा कि भाई यूरोप में तो नेशनलिज्म की लड़ाई चल रही है, यूरोप के लोगों को तो पावर मिल रही है, हमें भी पावर चाहिए, राइट। रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड इन बल्कन्स मेकिंग द रीजन अनस्टेबल। तो धीरे धीरे वो जो रोमांटिक जो बातें थी अपनी कंट्री को लेके कि अपना देश बनाएंगे, हमारी कंट्री होगी, हम दूसरों के अंदर नहीं दबेंगे, वो जो रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो धीरे धीरे बल्कन के एरिया में भी आने लगी, और इसकी वजह से ये जो रीजन है एक अनस्टेबल रीजन बन गया। यहाँ पर धीरे धीरे आपको दिखेगा कि हलचल मचने लग गई। अब जो ऑटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लगा और डिसइंटीग्रेट होने लगा। जो ऑटोमन एम्पायर जो एक टाइम पे सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था वो धीरे धीरे वीक होने लगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, ठीक है। अब ऑटोमन एम्पायर को रियलाइज हो गया कि भैया प्रॉब्लम तो होने लगी है, लोग इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, हमसे लड़ने लगे हैं, तो ऑटोमन एम्पायर ने भी अपने साइड से पूरी कोशिश करी, ठीक है, मॉडर्नाइज किया, एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बाय द ऑटोमन्स लार्जली फेल्ड। अब बेचारों ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, नए तौर तरीके अपनाए, चेंजेस लेकर आए, बट सारे तरीके ऑटोमन एम्पायर के फेल हो गए, ठीक है। During the 19th century, many European subject nationalists broke away and became independent. And finally हमें देखने को मिला कि 19th century के एंड आते आते बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो आज के टाइम पे ये बुल्गारिया, रोमानिया वगैरह है, इन्होंने अलग होना शुरू कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो हम ऑटोमन एम्पायर के पार्ट नहीं हैं। They used history to claim they used history to claim they were once independent before foreign रूल। अब जब ये अलग हुए तो इन्होंने एक रीजन दिया कि भैया देखो ये तो ऑटोमन एम्पायर ने आगे हमारे ऊपर रूल कर दिया था, हम तो पुराने टाइम में इंडिपेंडेंट ही थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो बात है पूरी वर्ल्ड में ऐसे फैलाई कि हम ऑटोमन एम्पायर से इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि हम पहले भी इंडिपेंडेंट थे, हमारी जो हिस्ट्री है वो हम इंडिपेंडेंट ही थे, ये तो फॉरेन वाले, ये ऑटोमन एम्पायर वालों ने आकर हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, वरना हम तो फ्री ही थे, हमारी तो बढ़िया फ्रीडम वाली कंट्री थी, ठीक है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। अब जब इंडिपेंडेंट हुआ क्या कि इंडिपेंडेंट हो तो गए, बट इसको संभाले कैसे? भाई जब तुम टीनेज में आते हो, तुम्हें नया फोन मिलता है, तुम गलत चीजें देखने लग जाते हो, क्योंकि जब नई नई फ्रीडम मिलती है ना तो हैंडल नहीं होती है ना। तो स्लेविक नेशनलिटीज इन द बल्कन स्ट्रगल्ड फॉर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो ये जो नए नए स्लेविक नेशंस बने थे, ये लोग स्ट्रगल करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे कि आखिर हमारी आइडेंटिटी है क्या, हम अलग तो हो गए हैं बट अब अलग होके क्या करें भाई, अलग होके समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक तो ऑटोमन एम्पायर के रूल के हिसाब से चल रहे थे। अब जब ये नए नए नेशंस बने, इनको ना तो अपनी आइडेंटिटी समझ आ रही है और समझ नहीं आ रहा कि जो नई इंडिपेंडेंस मिली है उसका करे क्या। द रीजन बिकेम हाईली कन्फ्लिक्ट प्रोन, बल्कन स्टेट्स कम्पीटेड विद ईच अदर फॉर मोर टेरिटरी। तो ये जो एरिया था ना, ये जो सारे नए नए नेशन से एकदम से अलग हुए, इस अलग होने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लग गई, लड़ाइयाँ होने लग गई, और ऊपर से ये एक दूसरे से भी जेलस हो गए, अरे तू भी ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ है, मैं भी ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ, बट तू ज्यादा अमीर है, मैं कम अमीर हूँ। तो इनके आपस में ही जेलसी शुरू हो गई और आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये राइवलरी अमंग द बल्कन स्टेट्स इंक्रीज्ड द टेंशन। तो अब ये जो बल्कन स्टेट्स जो नई नई अलग होकर आई थी, इनके में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर इनकी होने लग गई लड़ाई। अब इनकी लड़ाई का फायदा कौन उठाएगा? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नवल एंड मिलिट्री माइट। अब इसी दौरान जो हमारी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, ये लोग भी अपनी पावर को इंक्रीज करना चाह रहे थे कि कैसे हम ज्यादा टेरिटरी कंट्रोल करें, हमारे पास कैसे ज्यादा रिसोर्सेज आए। तो इन लोगों का ध्यान गया बल्कन्स के ऊपर। इन्होंने कहा कि भाई ये नए नए चूजे आजाद होकर आए हैं, क्यों ना हम इनके ऊपर कंट्रोल कर ले। ऑटोमन एम्पायर से तो ये अलग हो ही गए हैं, तो अब ऑटोमन एम्पायर तो इनको बचाने से रहा, नए नए चूजे आए हैं, क्यों ना हम ही इनको दबोच के इनका ऑमलेट बना ले। अब हुआ क्या? द फाइट फॉर डोमिनेशन, ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरिया
Austria-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to series of wars in the region and finally the First World War. अब ये जो हमारी बड़ी बड़ी पावर्स थी, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, अब इन लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि हम बल्कन वाली नई कंट्रीज को कंट्रोल करेंगे, हम बल्कन वाली नई कंट्रीज को कंट्रोल करेंगे। और हर जगह इतनी लड़ाई मच गई, इतनी लड़ाई मच गई कि फाइनली हमारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और भाई स्यापा पै गया। तो यहाँ पर गाइस हमारा चैप्टर 1 एंड होता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं। कुछ एक दो छुटकी मुटकी टॉपिक्स भी होंगे तो मैं आपको वो विद अनदर वीडियो जो है समझा दूंगी। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की कैसे लगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको देकर जा रही हूँ। मुझे ये बताओ कि इटली कौन से ईयर में एक नेशन बना था और जर्मनी कौन से ईयर में एक नेशन बना था। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.